एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी के 4 जो शिफ्टों में पेपर होने थे वो हो चुके हैं और अब हम 1 बाय 1 चारों शिफ्टों का पेपर का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, लेट वीडियो लाने का ये मतलब नहीं कि भाई लेट हो गए सब ने आली। मैंने बहुत से चैनल का एनालाइज किया, लगभग सब ने 5 से 10 सवाल ऐसे हैं जिनकी गलत आंसर की आपको दे रखी है। तो हर सवाल का डिटेल में सॉल्यूशन और एक्यूरेट आंसर आपको बताया जाएगा। यहाँ पे जो आंसर की में जो आपको मिलेगा वही सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम करते हैं जो पेपर हुआ था 26 जुलाई को, जो पहले दिन पहली शिफ्ट जो हार्ड शिफ्ट में जो आता है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 26 जुलाई को जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था जिसको हार्ड शिफ्ट जो बोलते हैं, उस पेपर का अब हम डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे 1 बाय 1 करके। सारे 100 के 100% मैं आपको समझाऊंगा किस प्रश्न का क्या उत्तर रहने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है इसके अंदर, और ये रीजनिंग का प्रश्न दिया है 7, 14, 11, 22, 17, 34। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 का डबल 14, 11 का डबल 22, 17 का डबल 34। लेकिन ये देखो यहाँ पर कितना कम हो गया 3, फिर यहाँ से कितना कम हो गया 5, तो यहाँ पे कितना कम होएगा 7। ठीक है, तो 34 में से 7 गए तो कितना आएगा 27 आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 27। अगला दिया है प्रश्न नंबर 2, घन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया है कि कोई भी 2 आसन फलकों का रंग एक जैसा ना हो। फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया। कितने घनों में केवल एक फलक का रंग लाल है? देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी 2 जो साइड है वो एक जैसी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आमने सामने की साइड का एक जैसा रंग किया गया है। ठीक है, जो आमने सामने की साइड है उनका रंग जो है वो एक जैसा किया गया है, ये मतलब है इसका कहने का। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम इसका एक घन बनाते हैं, ये हमारे पास एक घन हो गया। ठीक है, अब इसकी जो साइड है ये ऊपर वाली तो नीचे वाली, इनका एक सा रंग है, इन दोनों का एक सा रंग हो, और ये आमने सामने वाली का इनका एक जैसा रंग किया गया है। ये बात इसने कही है। अब इसमें एक चीज़ देखो, छोटी सी, कुछ नहीं सोल्व करना। ये देखो 64 छोटे छोटे घन बांट रखे हैं और घन का क्षेत्रफल क्या होता है a क्यूब करके। ठीक है, छोटे 64 घन में बांटा गया, लेकिन a क्यूब का मान है 64, तो घन की साइड कितनी आएगी 4 आएगी। 4 सेंटीमीटर के हिसाब से एक घनों काटा गया है। 64 का मतलब ये है। ठीक है, तो 27 छोटे घन बनेंगे या 64 बनेंगे या 125, हमेशा क्यूब में बनेंगे ये, अगर इसको छोटे छोटे फॉर्म में काटेगा तो इसका मतलब क्या है कि एक 4 ऐसे घन काटे गए, 4 चौकुट्टे लगा के इसके। ठीक है, ऐसे 4 घन एक के अंदर काटे गए हैं। अब इसके अंदर 4 घन काटे गए, तो देखो हर घन के पीछे देखो बीच में जो 4 जो बनेंगे ना सर्कल, बीच के अंदर जो 4 ये जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर साइज जो शेप बनेगी वो एक ही रंग की रहेगी। देखो ये ऐसे करके ये 4 भाग बनाए गए थे इसके, ऐसे ऐसे करके। तो ये बीच में जो 4 थे ना, 1 2 3 4, ये हमेशा एक ही रंग के आएंगे। बाकी साइड वाले 2 रंग के, ये 2 रंग के, कोने वाले 3 रंग के होंगे। अब इसने पूछा लाल रंग का, चाहे लाल का पूछो, चाहे नीले का, चाहे हरे का, हर एक रंग के 8 आएंगे। 8 ऐसे गोले होंगे जिन पर सिर्फ एक ही रंग होगा, 4 इस साइड 4 उसके दूसरी साइड। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, अगर इस कागज को मोड़ के इस हिसाब से मोड़ के अगर हम यहाँ से खोल लें तो लास्ट में हमारे पास कौन सी आकृति आएगी? तो इसके अंदर जो लास्ट में हमारे पास जो आकृति बनेगी वो बनेगी ऑप्शन सी वाली। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाली आकृति इसके अंदर बनेगी। प्रश्न नंबर 4 देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया है कि जो सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है ये किस तीर्थ स्थल पर लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला देखो हमने शॉर्ट में पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र के अंदर, इसने सारे ऑप्शन कुरुक्षेत्र के दे दिए। तो सूरज ग्रहण का जो मेला लगता है, सूर्य ग्रहण का मेला, वो लगता है ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है अमावस्या के दिन। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि थानेसर का कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? देखो हर्षवर्धन की राजधानी भी क्या थी? स्थानेश्वर थी। और हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा मंदिर था? एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया है, हरियाणा में हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंध में कौन सा कथन सही है?
सही है का मतलब है कि इसमें 4 में से 3 गलत, एक सही है, वो बताना है। अब इस इस क्वेश्चन का भी कई जगह एनालिसिस किया है। कोई इसका ऑप्शन डी आंसर बताता है, कोई इसका ऑप्शन जो है बी बताता है। इसमें सारे गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही आएगा। ये अम्बाड़ा से ही होके जाता है, कुरुक्षेत्र नहीं होता, ये अम्बाड़ा से ही होकर जाता है। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। 152 डी जो हाईवे है ये अम्बाड़ा को नारनौल से जोड़ता है। जिस एरिया से ये चढ़ाई शुरू होती है ना इसकी 152 डी की 0 किलोमीटर से, वो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये ध्यान रखना। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 देखो, सबसे कैलकुलेटिव सवाल है ये प्रश्न नंबर 7 का। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन का सवाल है ये प्रश्न नंबर 7 का। एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के 3/8 तक पानी से भरा जाता है। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का आधा हिस्सा बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर इसमें पानी डाला जाता है। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अब भी पानी से भरा हुआ है, ये बताना है। देखो, कोई एक ऐसी संख्या एलसीएम मान के चलो, टोटल पानी की क्षमता जो 3 से भी कटे, 8 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो 8 तिया 24, 24 दूनी 48 मान के चलो। हमने मान लिया कि बाल्टी की कुल क्षमता कितनी थी, 48 थी। ठीक है, कुल क्षमता मानिए। अब इसने पहली लाइन में लिखा है कि उसका 3/8 पानी से भरा है। तो 48 का जब हम 3/8 करेंगे तो 6 तिया 18 आएगा। कितना पानी है बाल्टी के अंदर, 18 लीटर पानी है। टोटल 48 लीटर की बाल्टी थी, 18 लीटर उसके अंदर पानी आ गया। अब इसने कहा कि इसका आधा हिस्सा बाहर निकाल लिया। 18 का आधा गया तो कितना बचेगा, 9 लीटर पानी बच गया। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4, कुल क्षमता कितनी थी इसकी 48 का 1/4 हिस्सा डालेंगे, कितना डलेगा 12। समझ गए, इसमें 12 लीटर पानी और डाल दे तो कितना हो गया, 12 और 9 21 लीटर इसके अंदर पानी हो गया। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया। इसका 1/3 बाहर निकालें, कितना निकलेगा 7 लीटर। तो 21 में से 7 लीटर गया तो कितना लीटर बचेगा, 14 लीटर। तो इसने लास्ट में पूछा है कि मूल बाल्टी में कुल क्षमता कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है। कितना पानी है बाल्टी के अंदर, 14 लीटर। टोटल पानी था कितना, क्षमता कितनी थी बाल्टी की 48। 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 से काटेंगे 24, 7/24। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सिर्फ समझने का सवाल था। एलसीएम चाहे 24 मान लो चाहे 48 मान लो, ऐसा मानना जो 8 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 2 से कटे। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 जिसने सबसे ज़्यादा टाइम खराब करा है सभी का। ये प्रश्न जो है इसके चारों ही ऑप्शन गलत दिए हैं। बच्चों ने इस पर 10-10 मिनट लगा दी थी। इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर हैं जिनकी प्रत्येक किनारे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। इन 3 घनों को एक के ऊपर एक रखकर टावर बनाया गया। इसके बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका उत्तर आएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों ही ऑप्शन इसके गलत दिए गए हैं। इस प्रश्न के सभी को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न नंबर 8 का सभी प्रश्न कैंडिडेट्स को 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि इनमें से कौन सा एक गलत जोड़ा गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं। यूएनओ का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क के अंदर। फूड वाला है ये, FAO फूड वाला, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम इटली के अंदर है। यूनेस्को का है पेरिस के अंदर। देखो द हैग नीदरलैंड, द हैग के अंदर है इंटरनेशनल कोर्ट का, इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ऑफिस है द हैग के अंदर। और ये है एटॉमिक एनर्जी का, उसका यहाँ पर नहीं, इसका अमेरिका के अंदर है। तो इसमें से कौन सा एक गलत जोड़ा गया है, तो वो गया है ऑप्शन सी वाला। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं। देखो ध्यान से करने का प्रश्न था। कुछ बच्चे इसका ऑप्शन बी उत्तर लगा के आगे, जो कि गलत है। मूल का मतलब है कि जब 1950 को जो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब कितने मौलिक अधिकार थे, तब थे 7। अब कितने हैं, 6। एक हटा दिया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब वो किस में डाल दिया, अनुच्छेद 300A के अंदर डाल दिया गया है। तो इसमें क्या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन डी। पहले अनुच्छेद थे मौलिक अधिकार थे 7, अब बच गए 6।
प्रश्न नंबर 11 देखो, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड चारों शिफ्टों में प्रश्न आया ये। किसी में डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, किसी में कुछ। देखो एलसीएम दे रखा दो संख्याओं का 84, उनका एचसीएफ है 7, तो उनका क्या मान हो सकता है ऑप्शंस में से। पहली बात तो देखो एचसीएफ 7 है तो मतलब संख्या 7 का मल्टीपल होंगी दोनों की दोनों, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हट जाएगा क्योंकि 12 7 का मल्टीपल नहीं है। दूसरी बात, अब इनका एलसीएम 84 आना चाहिए, ठीक है, इनका एलसीएम 84 आना चाहिए, इन संख्याओं का एचसीएफ 7 और एलसीएम 84 आना चाहिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका आएगा 42, 84 नहीं होएगा इसका। इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 इसका कितना आएगा, इसका आएगा 168, 84 का डबल। इसका आएगा ऑप्शन डी वाले का 84 एलसीएम। इनका एलसीएम देखना किसका 84 आएगा, तो आएगा ऑप्शन डी वाले का, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12 दिया है, देखो टीचर, टी का वी में लिखा 2 जोड़ के, ई का जी में रखा 2 जोड़ दिया, ए का सी बनाया 2 जोड़ दिया, यानी कि हर वर्ड के आगे जो शब्द दिया है जो अल्फ़ाबेट, इसमें 2 जोड़ रखे हैं। तो इस हिसाब से डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ, ठीक है, यू में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा डब्लू, एल में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एन, और ये बन जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया, इसका अंतिम शासक कौन था। बल्लभगढ़ का जो शासक अंतिम था वो था नाहर सिंह, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा नाहर सिंह। अब ये देखो 14 नंबर प्रश्न, इसके अंदर ये जोड़ के कोई एक वर्ड बनाना है, ये वर्ड क्या बनेगा, ये बनेगा कार्टून, ये करके, और ये जो दिया है ऑप्शन डी के अंदर कार्टून। बाकी आप कुछ और भी बना लो, कुछ नहीं बन रहा इसमें, ठीक है, एक ये ही वर्ड बन रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखो, डायरेक्शन का सवाल मैंने हर क्लास में आपको बताया था, डायरेक्शन का एक सवाल आएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। हर क्लास के अंदर मैंने समझाया ऐसे कैसे बना के। आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुँह करके खड़े हैं, सूरज उगता किधर है, पूर्व की साइड, तो हमारा मुंह किस साइड है, ऐसे पूर्व की दिशा में मुंह हो गया हमारा। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी घूमती है कैसे, ऐसे, ठीक है, घड़ी ऐसे घूमती है भाई, ये ऊपर 12 है नीचे 6, तो घड़ी ऐसे घूमेगी, तो हम कितना घूमेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब अब हमारा मुंह किस साइड हो गया, दक्षिण की साइड, नीचे की साइड मुंह हो गया, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब उल्टा घूमना है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब ये इस कोने में आ जाएगा अब, ठीक है, ये इधर इस कोने के अंदर आ जाएगा, ये इस कोने में, इस कोने में आ जाएगा अब ये इधर। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट और ये साउथ, तो किस डायरेक्शन के बीच में आएगा, साउथ ईस्ट। तो अब हमारा मुंह किस है, साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व के अंदर है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 है, MIME की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ऑप्शन डी आंसर होगा। देखो एनवायरनमेंट नहीं आता कुछ भी, और ना इनकैप्सुलेशन आपने पढ़ा होगा, अगर तुक्का भी मारो तो आराम से समझ के, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और ये ईमेल से संबंधित पूछा है, इसके अंदर ईमेल से संबंधित, तो ना तो माइक्रोसॉफ्ट आएगा ना मोबाइल आएगा इसके अंदर, ये होगा ऑप्शन डी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। अगला है प्रश्न नंबर 17, 1 GB जो है वो 1 TB से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो इस प्रश्न के अंदर कई बच्चों ने क्या गलती करी है, ये किलोबाइट नहीं, ये किलोबिट दे रखा है, किलोबिट, और 1 किलोबिट के अंदर 1024 बिट नहीं होते, इसके अंदर कितने होते हैं, 8000 बिट होते हैं। दूसरा है ये गलत है, और 1 MB मेगा बिट दे रखा, बिट वो 1 बाइट का 8वां हिस्सा, बिल्कुल 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, तो ये इसका 1/8वां हिस्सा होता है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होएगा प्रश्न नंबर 17 का। सोचने वाला क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 17 का। 18 दिया है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये है रोहतक के अंदर। इसने रोहतक नहीं लिखा, इसने जगह का नाम लिख दिया, क्या लिख दिया, लाहली। तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, लाहली के अंदर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 है कि हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभाव में से एक नहीं है।
हरियाणा की जो ऑफिशियल साइट पर 5 जो ऑफिशियल वो दे रखे हैं नेचुरल ज्योग्राफिक डिवीजन्स, तो उनमें से कौन सा एक नहीं है? अरावली का भी है, यमुना घग्गर भी है, शिवालिक भी है। देखो इस प्रश्न में तो कुछ करने का ही नहीं था। आप ये देखो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड जगह हरियाणा के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हरियाणा की जगह में से आएगा भी नहीं। ठीक है, बुंदेलखंड तो पहली बात है जगह हरियाणा की है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आंसर वैसे ही हो जाएगा इसका, कुछ सोचने का नहीं था इसके अंदर। प्रश्न नंबर 20 दिया कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र द्वारा कवर किया गया है? तो टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया उसमें से कितने पर राष्ट्रीय उद्यान प्लस वन्य जीव अभ्यारण्य प्लस संरक्षण रिजर्व है? तो ये है 0.75। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 बताओ कौन सी देसी नस्ल की है? देखो मुर्रा भैंस हमने सुने, कौन सी भैंस? मुर्रा। और तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको, गाय का तो नहीं भी पता कोई बात ना, मुर्रा भैंस आपने सुन रखा, तो सीधा सीधा ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस, प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 पूछा फैमिली आईडी का, हरियाणा परिवार पहचान पत्र। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ना था कि ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों के लिए बनी है। जो हरियाणा का रेजिडेंट है केवल उनके लिए फैमिली आईडी ये बनी है, ये है सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये हरियाणा वालों के लिए बनी है, ये ध्यान रखना था। इसके अंदर कुछ था भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कई बच्चों ने ऑप्शन सी लगा दिया ये, तो भाई वो 9 अक्षर की नहीं होती फैमिली आईडी 7 डिजिट की होती है, ये ध्यान रखने की बात थी इसमें। प्रश्न नंबर 23 दिया है हरियाणा किस पक्षी की प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट का एक कारण मुद्दा जिसके कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफिनेक का उपयोग बंद कर दिया है? देखो पशुओं के इलाज के लिए डिक्लोफिनेक का उपयोग होता था पहले, पशु मर जाते थे तो फिर उनको कोई पक्षी खाता था दूसरा, जिसकी वजह से वो पक्षी भी मरने लग गया। तो मरे हुए पशुओं को कौन खाता था? गिद्ध जो है वो मरे हुए पशुओं को खाता था, और पशुओं को डॉक्टर यूज करते थे डिक्लोफिनेक दवाई, जिसकी वजह से गिद्ध भी मरने लग गए। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24 है 24 की हरियाणा का चित्रकला के बारे में कौन सा एक कथन सही है? सही कथन आपको बताना है इसका। हरियाणा में सबसे पुराने कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सीसवाल साइट पर की गई थी, ये बिल्कुल सही है, जिसमें काले और सफ़ेद रंग के मिट्टी के बर्तन डिजाइनर थे। देखो अब कुछ चैनल वालों ने इसका ऑप्शन ए सही मान रखा है, कई जगह पर आपका ऑप्शन ए सही माना गया, लेकिन सफ़ेद रंग का तो कहीं प्रयोग नहीं हुआ, वो था लाल रंग के, लाल और काले रंग के बर्तन थे। अब इसका ऑप्शन ए सही हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि गलत है, ये HSSC पे डिपेंड करेगा इसका ऑप्शन ए माने या ना माने। क्यों? क्योंकि कई जगह है इसका ऑप्शन डी भी है, ऑप्शन डी भी कई जगह इसका दिया है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दो आंसर इसके दिए गए हैं, किसी ने ऑप्शन ए दिया है, किसी ने ऑप्शन डी दिया है। पंचकुला और पिंजौर में अस्तर बोर पेंटिंग नहीं मिलती। देखो अगर ऑप्शन डी कैसे गलत है इसका कारण भी बता सकता हूँ, क्योंकि इसने सिर्फ पेंटिंग की बात करी है। स्थलबोर जगह तो रोहतक के अंदर है, लेकिन स्थलबोर जो पेंटिंग है वो पंचकुला और पिंजौर के अंदर है। तो इसका जहाँ तक आंसर है ऑप्शन ए होना चाहिए 99%। ठीक है, ऑप्शन डी भी HSSC मान सकती है, दोनों में से कोई एक आंसर इसका मिलेगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है कि कैथल किसकी लिए फर्म कौन सा है भाई? कैथल शहर से प्रसिद्ध महिला योद्धा, तो वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल के अंदर हुई थी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 26 है कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है? जो युवा लेखक सम्मान पुरस्कार पहले इसमें कितना रुपए मिलते थे? 31,000 रुपये देते थे, लेकिन आप इसमें कहा कि संशोधित जो नया रिवाइज जो कितना कर दिया ऑनरेडियम सरकार ने, अब वो कर दिया 50,000। पहले 31,000 देती थी सरकार, अब वो बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50,000। प्रश्न नंबर 27 देखो, सबसे आसान प्रश्न है। इसने कहा कि कौन सा एक कथन गलत है ईमेल एड्रेस के बारे में। 3 कथन दे रखे, एक सही है बाकी 2 गलत हैं, तो इसमें आपको गलत वाले बताने हैं। तो पहला देखो कि ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह आवश्यक है, मतलब ये तो सही है भाई, मेल आईडी जब बनाते हैं तो xyz@gmail.com @yahoo.com, मतलब ये @ तो निशान आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि कथन 1 तो सही है बिल्कुल। अब कथन 2 और 3 में से एक गलत है।
आपको ज़रूरत ही नहीं वो पढ़ने की। ये देखो ऑप्शन ए दिया है इसमें 1 2 3, तो इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो सही है बिल्कुल, इसमें भी स्टेटमेंट 1 दे रखी है, इसमें भी। तो उत्तर क्या बच गया? ऑप्शन डी बच गया। इसने ये पूछा इनमें से गलत कौन सा है, तो गलत दूसरा और तीसरा है, क्योंकि पहला तो गलत है ही नहीं और तीनों ऑप्शनों में पहला यूज कर रखा, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, सीधा सीधा सा। प्रश्न नंबर 28 है कि एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेल को उनके मान के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देता है। जो एक्सेल होता है उसके अंदर ऐसे सेल बनती है, ये एक सेल होती है, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मेट जो होते हैं, सेल के फॉर्मेट जो रूल्स होते हैं वो किससे निर्धारित होते हैं? तो ये होते हैं कंडीशनलिंग फॉर्मेट से। ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका, कंडीशनलिंग फॉर्मेटिंग से। प्रश्न नंबर 29 देखो, हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक आप कुछ भी चेक करो, गूगल पर चेक करोगे तो ऐसे आंसर आएगा सारा। मान लो ये आंसर है, उसमें से ना कोई एक वर्ड ऐसा नीला दे देगा, या तो ब्लॉक या फिर ऑब्जेक्ट, वो आप देखोगे नीला मिलेगा, बाकी सारे अक्षर काले मिलेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो नई टैब खुल जाएगी और इसका डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताएगी क्या होता है, ब्लॉक क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, जो नीला होगा उसको। तो हाइपरलिंक वो होता है एक क्लिकेबल ऑब्जेक्ट दैट टेक यू टू अनदर वेब सोर्स। एक भाई जिसके ऊपर क्लिक करते ही दूसरी टैब ओपन हो जाएगी उस वेब कोर्स की सारी डिटेल आपको बताने के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 31 है, तो ए गुणा बी का मान बताओ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई ये प्रश्न ही गलत है, कुछ बच्चों का सवाल है कि प्रश्न गलत है, ये सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। भाई इसका सॉल्यूशन आंख बंद करके निकलेगा। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, और ए माइनस बी किसके बराबर आना चाहिए? 31 के बराबर। अब एक चीज़ देखो तुम, 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करोगे तो 31 आ ही नहीं सकता, किसी भी हाल में अभाज्य आ ही नहीं सकता। 31 कितनी भी संख्याओं का गुणा कर लो, 31 दो संख्याओं का गुणा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं की गुणा हो रही है भाई, ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। इसका मतलब क्या हो कि ए प्लस बी तो 31 हो गया और ए माइनस बी 1 हो गया। इसमें से एक मान 1 होएगा, क्योंकि 31 गुणा एक ही 31 होता, बाकी किसी के पाड़े में 31 नहीं आता। तो ए माइनस बी ही 1 ले सकते हैं, इनका जोड़ अगर 1 लेंगे तो इसका मतलब संख्या तो माइनस में चली गई। तो ए प्लस बी का होगा 31 और ए माइनस बी आएगा 1। अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका जोड़ तो बनेगा 31 और जिनका अंतर बनेगा 1, और वो दो संख्याएं हैं 15 और 16। बड़ी संख्या 16, छोटी संख्या 15। 15 और 16 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 15 और 16 का अंतर लेंगे तो 1 आएगा। ये ही इसके अंदर है बस। इसने लास्ट में इन दोनों की गुणा पूछी है, तो 15 और 16 गुणा करें तो 240। ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका। ये है इसके अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा और 31 के बराबर है। दो संख्याओं की गुणा अभाज्य कभी नहीं हो सकती, अभाज्य संख्या खुद से और एक से ही भाग गुणा होती है। तो इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी में से एक फैक्टर 1 होएगा, तो ए माइनस बी 1 है और ये 31 है। 15 और 16 वो दो संख्याएं बनेंगी। प्रश्न नंबर 31 दिया है, जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु ए जो बिंदु बी जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है। मीनार के शीर्ष का देखो इसमें क्या डायग्राम बनेगा, ऐसे बनेगा। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये 50 दे रखा है। ये मीनार की हाइट पूछी है, एक्स ये सी और डी मान लो, ये सी और डी जो हमने एक्स माना नहीं, ये हाइट पूछी है उसने मीनार की। इसमें क्या करना है, पहले तो ये ट्रायंगल लेनी है बी सी डी, उसमें एक्स बटे बी सी आएगा tan 60 के, ठीक है। दूसरी ये ट्रायंगल लेनी है ए सी डी, उसमें आएगा एक्स बटे बी सी प्लस 50 बराबर tan 30 की। समझ गए? वहाँ से आपको सारा मान निकालना है और वो उत्तर आएगा ऑप्शन सी 25√3। इसका उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 31 का। सवाल नंबर 32 देखो, सवाल नंबर 32 दिया है कि 14 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते, तो ऐसे कितने गोले बनेंगे? ऐसे कितने गोले बनेंगे, ये इसके अंदर सवाल में आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने गोले बनेंगे। देखो
14 सेंटीमीटर एक धातु का घन है। भाई कोई भी चीज़ अगर पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो इनकी वॉल्यूम बराबर होती है। क्या बराबर होती है? इनकी वॉल्यूम, इनका आयतन। तो घन का आयतन क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है। 14 गुणा 14 बराबर n गोले बनेंगे और उनका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? उसको आयतन क्या होगा गोले का? 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है। r की वैल्यू दे दी 1। यहाँ से n की मान निकालना और n का मान आएगा 655। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखो भाई, बच्चों ने इसमें भी 10-10 मिनट लगा दी। बिल्कुल छोटा सा सोचने का सवाल था। x + 1/x 2 दे रखा है और x की 5 निकालो। कई बच्चों ने क्या करा, पहले तो निकाला है x² + 1/x², फिर इसका निकाला x³ + 1/x³, फिर इनके आपस में गुणा करी है। भाई इतना करने का नहीं था, ज़रा सोचो। दो संख्याओं का जोड़ 2 है, x का मान भी 1 रखो तो 1 + 1/1 = 1 2, यानी कि x का मान कितना लेना है? यहाँ पे 1 ही लेना है इसमें। तो यहाँ पर 1 की पावर 5 जमा 1 की पावर 5 कितना रहेगा? 2। सीधा सा सवाल है, x का मान 1 रखना है बस इसमें। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 34। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। ठीक है, तो इसमें से किसी एक का वेतन बताओ। मान लो बिश्नोई का वेतन मान लिया हमने 100 रुपये था, तो अरुण का बिश्नोई से 25% अधिक है, तो अरुण का कितना हो गया? 125। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है, तो दीपक कितना होगा? 130। ठीक है भैया, इससे तो अधिक कमा रहे, बिश्नोई से 125 हो गया, इसका 130 हो गया। लास्ट में चरण का दे दिया, वो अरुण से 40% कम कमाता है, तो इसका 60% ही तो कमाएगा। ठीक है, तो 125 का 60/100 करके हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 25 × 150 और 4 एक साथ 75 निकलेगा इसका, यानी कि सी का मान कितना आ जाएगा? 75। सी की इनकम कितनी? 75। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना कम है? डी और सी का अंतर बताना है। ठीक है, 130 और ये 75 है, कितना अंतर आ जाएगा इसके अंदर? 55 का। 55/75 गुणा में 100 और ये आएगा ऑप्शन डी 73.33। इतना सा करना था इसके अंदर। सवाल नंबर 35 देखो, एवरेज का सवाल है ये। 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलो है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 300 किलो 6 बच्चों का। एक 7वां लड़का आने से नया वजन 4% बढ़ जाता है, तो 50 का 4% कितना होगा? पहले तो ये निकालो। 50 का 4% कितना आ जाएगा? 2 किलो। यानी कि अब सभी बच्चों का वजन, एवरेज वजन हो गया 52 किलो। पहले एवरेज वजन कितना था? 50 6 बच्चों का। अब 7 बच्चों का एवरेज वजन कितना हो गया? 52 किलो। पहली लाइन का कोई महत्व नहीं रहा, अब दूसरी लाइन पे ध्यान दो। ये कह रहा है कि 7 बच्चों का औसत वेतन 52 है, 8वां बच्चा जुड़ गया और औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। अब औसत वजन कितना हो गया? 53। मान लो सभी बच्चों में 53 किलो, तो 8वें बच्चे के अंदर भी 53 किलो, लेकिन उस 8वें बच्चे के आने के कारण 7 में 1 किलो फालतू बढ़ गया। इसका मतलब इसके अंदर 7 किलो और फालतू था इस बच्चे के अंदर, तो इसका कितना वजन आ जाएगा? 60 किलो। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 8वें बच्चे का वजन पूछा कितना आएगा? 60 किलो। 36 नंबर देखो भाई, इसने ये बताया कि ने पूछा है पेय पदार्थ, कॉफ़ी और जो सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें क्या संबंध है। देखो, कॉफ़ी भी पीने का पदार्थ है और सॉफ्ट ड्रिंक भी, तो इसका मतलब एक सर्कल बनेगा। ये हो गया पेय पदार्थ, इसके अंदर कॉफ़ी आएगा और सॉफ्ट ड्रिंक आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 37 देखो भाई, काफ़ी आसान प्रश्न है और ऑप्शन देखते ही इसका उत्तर हो जाना चाहिए था। देखो, ये 4 खाने थे, ऐसे प्लस का निशान, और इसके बाद तीसरे में सीधा इसके 4 गोले लगा दिए, चौका दोनों। ये था रेक्टेंगल, इसके चारों तरफ ऐसे 4 सर्कल से लगा दिए। ये था, तो इसके बाहर 4 सर्कल जो ऑप्शन ए के अंदर दिए हैं। बीच वाली इमेज देखने का कोई काम ही नहीं था, पहली से तीसरी पे जाओ सीधा। इमेज के साथ क्या छेड़खानी करी? इसके चारों तरफ 4 ऐसे गोले गोले लगा दिए, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो इमेज थी, इसके 4 ऐसे गोले लगा रखे ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखो, मोढेरा का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर। किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? तो ये किस शैली को प्रदर्शित करता है? ये करता है मारू गुज्जर को। देखो, द्राविड़ है, ये है दक्षिण भारत की। द्राविड़ ये है दक्षिण भारत की, कलिंग भी नीचे की दक्षिण भारत की है। इंडो इस्लामिक हमारे है ही नहीं कोई। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, मारू गुज्जर। प्रश्न नंबर 39,
कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकरण करने के लिए कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? जलवायु का वर्गीकरण किससे करते हैं भाई? ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वनस्पति कौन सी है, वहाँ पर हमें हवा का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। जलवायु के वर्गीकरण के लिए हवा का कोई काम नहीं होता, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, देखो श्रीनगर और शिमला, यहाँ पर तो क्या है, एकदम बर्फ है, उष्णकटिबंधीय कोई वायु नहीं है, ठंडा मौसम है ये। शिलोंग मेघालय, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। मेघालय जो शिलोंग दे रखा है ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो यहाँ तो वैसे ही ह्यूमिडिटी रहती है। उष्णकटिबंधीय जो बचेगी वो है कर्क रेखा के पास, कर्नाटक जो भारत के बीचों बीच है, वहाँ पर है, भारत के जो मतलब दक्षिण में है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वायु आपको मिलेगी, ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 41, छऊ नृत्य कहाँ होता है? देखो कुछ चैनल ने इसका भी गलत बता रखा, छऊ वाले का भी। छऊ जो होता है ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इस साइड में होता है, ये आसाम में नहीं होता छऊ। कई जगह सम दिखा रखा जो गलत है, ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42, देखो ये भाई काफ़ी चर्चा में भी था कुछ टाइम पहले, 2024 की बात है ये। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? यानी कि इसके अंदर जो 18 साल से कम बच्चों की जो एक्टिविटीज होते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा में, तो कौन सी एक एक्टिविटी है जो प्रोहिबिटेड है? देखो माता पिता की सहमति से व्यक्तिगत डाटा एकत्रित करते हैं, बिल्कुल माता पिता को बता के करते भाई आपके बच्चे का हम डाटा देख रहे हैं कि आपका बच्चा क्या क्या यूज करता है साइट पर। शैक्षणिक सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध करवाते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को स्ट्रॉन्ग डाटा इनक्रिप्टेड देते हैं ताकि उसका फ़ोन कोई हैक ना कर सके। लेकिन इसमें बच्चों की ट्रैकिंग नहीं होती, इसके अंदर जो ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है ये इसके अंदर प्रोहिबिटेड है, इसके अंदर मनाही की गई है इसकी। बच्चों को ट्रैक नहीं करना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, भाई माता पिता से पूछ के बच्चों को एक बार फ़ोन चेक करना है बस। ये नहीं कि बच्चे का फ़ोन ट्रैकिंग पे लगा दे कि हाँ बच्चा क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा 42 का। 43 का देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, तीनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है, भाई गलत है, ये तो इतनी बार पढ़ चुकी। 1.34% भाग पर हरियाणा है। कितने पर है? 1.34, 2.34 नहीं आएगा, मतलब पहला कथन गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी कट गया और ऑप्शन डी भी कट गया। अब देखो खाली दूसरा, अगर दूसरा सही है तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, अगर गलत है तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सरकार ने मादा नीलगाय को गोली से मारने को वैध दिया, बिल्कुल सरकार ने नीलगाय को, अभी हाल फिलहाल की बात है 3-4 महीने पहले की, 2025 की लाइन है ये। सरकार ने जो मादा नीलगाय है उनको अगर कोई मारता तो उसको वैध करार कर दिया, बिल्कुल सही है ये। और लैटाना कामरा हरियाणा वन परिस्थितियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 का देखो कौन सा कहाँ पर है? देखो सीधी सी बात, IIM रोहतक के अंदर है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार के अंदर, डेयरी अनुसंधान करनाल के अंदर, और एक कृषि अनुसंधान ये कहाँ पर है? कृषि अनुसंधान वाला ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। ये पंचकुला में नहीं है, कहाँ पर है ये? हिसार के अंदर है। ए वाला जो इसके अंदर है वो गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 45, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसके अंदर 46 फसलें नहीं भाई, इसके अंदर 46 नहीं 22-23 फसल है खाली। सब्जी और मसालों का प्रीमियम 750 रुपये प्रति एकड़ है इसके अंदर, और सब्जी और मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 रुपये प्रति एकड़ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी उत्तर हो जाए। देखो पहला गलत हो गया ना, तो इसका मतलब इसमें भी पहला दे रखा ये ऑप्शन हटेगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, केवल ऑप्शन डी उत्तर बचेगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप आसानी से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 46 है कि 1990 में अपनी कविता वीर दाव्या किसने लिखी थी? ये उदय भानु हंस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वीर दाव्या किसकी पोइट्री है? ये उदय भानु हंस की, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखो, अब आज ने तो ना एक यूट्यूब चैनल देखा था मैंने, उस पर इसने ये भी गलत बता रखा है। पहला ही देखो, उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया, भाई गलत है ये।
कहाँ पर ये गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, पहला कथन गलत है, हिसार जिले में नहीं बनाया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के। तो पहला कथन गलत है इसमें से। इसमें पूछा सही कौन सा है, तो पहला भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये भी हट जाएगा, केवल ऑप्शन डी बचेगा। इसने पूछा कि इनमें से सही कौन सा है, तो ए ऑप्शन में भी पहली स्टेटमेंट दे रखी है जो कि गलत है, दूसरे में भी तीसरे, तीनों पहली स्टेटमेंट दे रखी है। अगर आपको ये पता था कि हिसार की जगह फतेहाबाद है तो इसका सीधा उत्तर ऑप्शन डी लगाना था। ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तीन ऑप्शन तो कट गए भाई। इसमें सही पूछा है, कथन एक सही है, गलत है कथन एक, और कथन एक तीनों ऑप्शन में दे रखा, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा इसका। आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बाकी अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है। ये तो सीधा ऑप्शन डी इसका उत्तर हो रहा है। प्रश्न नंबर 48 देखो, 2022 में निर्यात तैयारी सूची में हरियाणा कितने नंबर पर था? तो हरियाणा कितने नंबर पर था? हरियाणा था 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। ये देखो भाई प्रश्न 10 बार रिपीट हुआ था ये अपनी क्लास में, 10 बार कम से कम। हरियाणा में जो विधानसभा की सीट है टोटल कितनी है? अब 90। उसमें से रिजर्व कितनी है? सी कैटेगरी के लिए 17। लोकसभा की कितनी थी रिजर्व? 2। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 50 देखो, कौन सा एक हरियाणा का एक संवैधानिक निकाय नहीं है जिसका संविधान के बारे में जिक्र नहीं है? देखो HPSC जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी जिक्र है, इलेक्शन का भी है, फाइनेंस का भी है, लेकिन जो मानव अधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। इसका ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है। कई जगह देखो तो ऑप्शन डी उत्तर करवा रखा है, एक यूट्यूब 2-3 यूट्यूब चैनल वाला, जो कि गलत है। ऑप्शन ए इसका उत्तर आएगा। हरियाणा मानव अधिकार आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। प्रश्न नंबर 51 देखो, ये बजट का प्रश्न है और इसमें पूछा कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कितने रुपए आवंटित हुए थे? ये होते 5000 करोड़, 5000 करोड़, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 52 देखो, यादवेंद्र गार्डन किस कला का उदाहरण है? तो यादवेंद्र गार्डन किस कला का उदाहरण है? ये है मुगल कला का, मुगल गार्डन, ऑप्शन ए उत्तर होगा। ये सारे के सारे PYQ दे रखे, पहले करवा चुका मैं ये वाले सारे जो क्लास देखोगे तो अगर आप। प्रश्न नंबर 53 देखो, कौन सा एक रामसर साइट है इनमें से? हरियाणा का इनमें से रामसर साइट कौन सी है? तो वो कौन सी है? सुल्तानपुर। ऑप्शन पढ़ने नहीं थे आगे, पहला नाम देख लिया सुल्तानपुर, बात खत्म। ऑप्शन ए सुल्तानपुर, बात खत्म। आगे तो आगे जाने की जरूरत थी नहीं, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। ये देखो बिल्कुल आसान, किस अनुच्छेद में हरियाणा को एक अलग राज्य की सहायता करी थी? देखो इसका कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के लिए नहीं बना ये अनुच्छेद। ये पूछा है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद एक नया राज्य बनाने की अनुमति देता है? तो पहला तो अनुच्छेद है कि भाई राज्यों का एक संघ है, लेकिन अनुच्छेद जो 3 है ना, 3, ये देता है नए राज्य बनाने की, राज्यों की सीमा घटाने बढ़ाने की, नया राज्य बनाने की। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 3। काफ़ी आसान, सोचने समझने के सवाल थे। अब आधे बच्चे ने तो ये प्रश्न गलत करके आ रहे हैं, इतना आसान रीजनिंग का। READ को लिखा 18 × 5 = 1 × 4। अरे भाई देखो, R का मतलब क्या है? 18, E का मतलब क्या है? 5, इन दोनों की गुणा कर दी, जमा A का मतलब क्या है? 1, और D का मतलब क्या है? 4, इन दोनों की गुणा कर दी, ये जोड़ दिया आपस में, कितना बन गया? 94। अब मैथ को जोड़ो, मैथ का इसको 1 लिखोगे, फिर प्लस का निशान, फिर T कितना आएगा? 20 × 8, और ये कितना है? 13। ठीक है, 13 जमा 160 कितना आ जाएगा? 173। ऑप्शन सी उत्तर आएगा, 173। पहले 2 प्लस आखिरी 2 की गुणा, पहले 2 की गुणा जमा में लास्ट 2 की गुणा, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस के हिसाब से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रश्न नंबर, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखो, एक निश्चित संख्या को 15, 20 और या 25 से भाग देने पर हमेशा 8 शेष बचता है, तो वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, लेकिन 500 से बड़ी होनी चाहिए। 500 से बड़ी वो कौन सी संख्या है भाई? कोई ऐसी संख्या बताओ जो 15, 20 और 25 से भाग हो जाए, तो हम इसका क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 150 आएगा। शेष 8 बचना चाहिए, शेष हम बाद में जोड़ेंगे। पहले तो 500 से बड़ी संख्या लो जो पूरा पूरा भाग होती हो इनसे, तो 15, 150, 150 का डबल 300, फिर आएगा 450, वो 500 से छोटा, फिर आएगा 600। कहने का मतलब 500 से बड़ी सबसे छोटी संख्या जो 15, 20 और 25 से पूरा भाग होएगी वो क्या है? 600 है। शेष कितना बचना चाहिए? 8, तो 8 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 608। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। 57 देखो, इसमें अलग क्या है? दर्पण, प्रिज्म और लेंस।
इनमें से हम देख सकते हैं खिड़की है जो लकड़ी का बना हुआ है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बाकी सारे कांच का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें से अलग बताओ, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अलग बताना है इसमें से क्या अलग है। देखो इसमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। देखो 370 है, 370 को कैसे करा, 3 की क्यूब जमा 7 की क्यूब जमा 0 की क्यूब, वो बनेगा 370। 371 क्या बनेगा, 3 की क्यूब जमा 7 की क्यूब जमा 1 का क्यूब। यानी कि देखो जो संख्या दे रखी इन 3 अक्षर की, इन तीनों की क्यूब इनका जोड़ बनेगा ये। 153 दे रखा तो मतलब 1 की क्यूब जमा 5 की क्यूब जमा 3 की क्यूब, ये वापस 153 ही बनेगा। लेकिन 417 जो है वो गलत दिया गया है, ये बनेगा 411। इनमें से सबसे अलग क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी वाला अलग हो जाएगा। इसके अंदर ये जो अंक दे रखे हैं ना 3 अंकों की संख्या, इनका क्यूब ये ही बनेगा। 3 का क्यूब जमा 7 का क्यूब जमा 1 का क्यूब 371 बनेगा। 3 का क्यूब जमा 7 का क्यूब जमा 0 का क्यूब 370 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी अलग इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 देखो, 4 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस, एक चोरी के मामले में पकड़े गए, अलग अलग इन्होंने बयान दिए हैं। इसने बात कही है कि एक दोषी है और जो मतलब जिसने गलती करी, जिसने चोरी करी, वो व्यक्ति झूठ बोलेगा और जो निर्दोष है ना वो सच बोलेगा। ठीक है, जिसने गलती नहीं करी वो सच्चा है, चोर वाला तो भाई झूठ बोलना ही बोलना। पी कहता है कि क्यू दोषी है। भाई मान लो पी सही है तो इसका मतलब क्यू अरेस्ट होना चाहिए। क्यू ने कह दिया कि आर दोषी, और आर ने कहा कि पी निर्दोष है। ये देखो यहाँ से आर ने कहा है कि पी निर्दोष है, इसका मतलब आर, भाई मान के चलो अगर आर झूठ भी बोलता तो पी के बारे में तो किसी ने ये नहीं कहा पी दोषी है, भाई कोई एक तो सच बोलता फिर, तो इसका मतलब है कि पी निर्दोष है, तो इसका मतलब पी सही बोल रहा है कि क्यू दोषी है। और क्यू कह रहा है कि आर दोषी है, और एस खुद कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसका मतलब एस भी सही बोल रहा है। तो इसमें से दोषी कौन आ जाएगा, क्यू। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा इसका। कॉमन सेंस का प्रश्न था ये बिल्कुल। अब कई बच्चों ने तो इस सवाल में भी 10 मिनट लगा दी, पता नहीं किस पागल तरीके से इन्होंने सवाल निकाला। ये सवाल कुछ भी नहीं है। देखो मैं बताऊं, पढ़ना नहीं है। ये देखो ए और बी एक काम को 4 घंटे में करते हैं, बी और सी एक काम को 5 घंटे में, ए और सी उस काम को 2.5 घंटे में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। क्योंकि टोटल काम जो दे रखा है ना 100 वाला, ये सब में बराबर है। टोटल काम से हमें कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। अगर ये वैल्यू अलग अलग होती तब हम इसको अलग से सोल्व करते। ठीक है, तो ए और बी कोई काम 4 घंटे में करते हैं, बी और सी 5 घंटे में, ए और सी 2.5 घंटे में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल इसके अंदर पूछा गया है। 4, 5 और इनका एलसीएम लेना है, 4 का, 5 का और 2.5 का। इनका एलसीएम लेके आपको ये सवाल निकालना था सीधा। भाई ए किसी काम को 4 घंटे में, बी किसी काम को 5 घंटे में, सी किसी काम को 2.5 घंटे में करता है। इनका एलसीएम लो कितना आएगा, 20। ठीक है, कहने का मतलब है कि 4, 5 और 2.5, इनका एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 20। 4, 5 20, 5 जोक 20 और 2.5 8 20। ये क्षमता आएगी ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू में ए जमा बी जमा सी। इनकी क्षमता कितनी है, 5 4 9 8 17। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे, कितना आएगी, 17/2। हमें ए की क्षमता निकालनी है, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी दे रखी है, बीच की 4। तो इसमें से बी प्लस सी की घटा दो, कितनी बचेगी, 9/2। ठीक है, 9/2 इसकी क्षमता बचेगी किसकी, ए की। टोटल काम कितना था, 20। तो 20 बटे कितने में, 9/2 जाएगा ऊपर, 40, 20 दूनी 40/9। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सीधा सवाल है टाइम वर्क का। ये 100 दे रखा है, इसका कहीं प्रयोग नहीं करना, कहीं भी। अगर ये वैल्यू अलग अलग होती तब हमारे सवाल लेंदी हो जाता, लेकिन आधे बच्चों ने तो इसको बेवजह से लेंदी बना रखा है। 61 नंबर देखो, इसमें क्या है, 5 @ 1 को 60 लिख दिया, 12 @ 8 को 200, 16 @ 80। देखो 5 और 1 कितना हो गया, 6। इसका कितना कर दिया, 10 गुना। 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 का कितना कर दिया, 10 गुना। 16 और 2 18, 18 का 10 गुना। तो ऐसे 16 और 10 26, 26 का 10 गुना करेंगे कितना, 260। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अब ये देखो, इसने ये पूछा है कि स्क्वायर के पीछे क्या आएगा। ये जो ऊपर वाले में इसमें स्क्वायर दे रखा है, इसके पीछे कौन सा निशान आएगा। इधर देखो भाई, ये पहले वाला छोड़ दो, ये दोनों देखो, इसका क्रॉस के पीछे क्रॉस है ना, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ट्रायंगल के सामने क्या आएगा, गोला, और इसके पीछे क्या आएगा, एरो। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं थी इसके अंदर। जहाँ भी 2 डाइस के बीच में एक आइकन अगर सेम हो जाए
जैसे पहले वाला और तीसरे वाला देखो, इसके गोले के पीछे क्या है, गोला है, लेकिन ये एकदम इसके दूसरी साइड घूम के है, ये समझ रहे हो। ये देखो, ये और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है सेम, लेकिन ये इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया गया तो ये उल्टा घूमेगा, समझ गए। तो उसके बाद एक क्रॉस के पीछे ये आएगा डॉट वाला, तो इस सर्कल के पीछे क्या बनेगा, ये वाला निशान बनेगा एरो का। ऑप्शन सी उत्तर आएगा इसका, रेक्टेंगल के पीछे एरो का। प्रश्न नंबर 63 देखो, पीएम जो केयर फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी, तो ये की गई थी पंजीकरण अधिनियम 1908। ये प्रश्न काफ़ी अलग से था, लगभग सभी ने तुक्के ही मारे हैं, 99% बच्चों ने। प्रश्न नंबर 64 देखो इकोनॉमिक्स का, अगर गिनी कोफिशिएंट बढ़ जाए वैश्वीकरण के बाद तो क्या दर्शाएगा। अगर किसी देश का गिनी कोफिशिएंट बढ़ गया तो वो आय असमानता और भी बेकार हो जाएगी, वहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी है वो पहले से खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 65 देखो, ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया 2024 का अवार्ड किसे मिला है। एशिया की जो ग्रीन कैपिटल हरी राजधानी किसे कहा गया है, तो ये राजधानी का अवार्ड मिला है सियोल को, सियोल को। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये हाल फिलहाल चर्चा में था, जनवरी फरवरी की बात है 2024-25 की, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अब ये देखो बुलेट ट्रेन के बारे में भाई, कौन सा कथन सही है, अगर नहीं आता तो सारे लगा दो। 12 शहरों से निकलेगी, सूरत, वडोदरा, मुंबई वगैरह से। समुद्र के नीचे पुल भी बनेगा, सुरंग भी इसके अंदर। अहमदाबाद के बीच की दूरी भी कम होकर 3 घंटे से कम हो जाएगी, और जापान की सहायता से इसको बनाया जा रहा है। चारों की चारों सही है, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4, चारों की चारों स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है। प्रश्न नंबर 67 देखो, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये दिखाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है। सिर्फ इतना देखना था लास्ट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 68 देखो भाई, ये प्रश्न है 60% बच्चे गलत करके आए हैं, कम से कम 60% बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आए हैं। 2024 के अंदर भारत ने किस एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी। G20 की करी थी 2023 के अंदर, और आधे बच्चे G20 निशान लगा के आ रहे, जिनका गलत है। देखो सूरज कुंड का मेला हुआ था 2025 का फरवरी में, तो वहाँ पर थीम जो स्टेट तो था वो था उड़ीसा और मध्य प्रदेश, लेकिन थीम कंट्री बनाए गए थे बिम्स्टेक के देश। तो वह ऐसे ही थोड़ी बनाए थे इसका, वो इसलिए बनाए थे 2024 में भारत के अंदर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2024 भारत के अंदर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर, इसलिए सूरजकुंड मेले के अंदर इनको पार्टनर कंट्री बनाया गया था बिम्स्टेक के देशों को। ऑप्शन सी इसका उत्तर आएगा, अगर थोड़ा बहुत सोचा होता तो आपने। प्रश्न नंबर 69 देखो, जो स्वयं हेल्थ ग्रुप है ना, उनके लिए कौन सा एक नया जो नीति है वो लॉन्च करी है, तो वो की गई थी ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसने सारा शॉर्ट फॉर्म दे रखा, और ये होता है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 70 देखो, जो प्रधान मध्य रेखा है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। प्रधान मध्य रेखा जो है बीचों बीच वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री से, सॉरी मतलब ग्रीनविच से गुजरते, समय यहाँ से शुरू मानते हैं, ग्रीनविच से समय को माना गया है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर है भाई, गलत है, ये 0 डिग्री देशांतर पर है, अक्षांश पर नहीं, 0 डिग्री देशांतर पर है। कथन एक सही है, दूसरा गलत है इसके अंदर। ये 0 डिग्री अक्षांश नहीं, 0 डिग्री देशांतर है। ये छोटे छोटे सवाल दे रखे, बिल्कुल छोटे। ये देखो, एक संख्या 20% बढ़ा दी, फिर 30 घट कम होगी, फिर 50% बढ़ेगी, टोटल कितना परिवर्तन आएगा इसके अंदर। भाई संख्या हमने कितनी मान ली, 100 मान ली, शुरू में 20% बढ़ा दी, कितनी होगी 120। अब इसमें 30% की कमी हो गई, तो इसमें 30% घटाएं, कितना बचेगा इसका 70%, तो 12 साथ कितना बचेगा 84। अब इसे 50% वृद्धि करके 84 का 50% कितना होगा 42। अब इसमें 42 जोड़ो कितना आएगा 26, 126। तो शुद्ध कितना परिवर्तन हुआ, संख्या 100 थी, 100 से कितना बढ़ गया 126, कितना परसेंट बढ़ गया 26%। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ये भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर मान के चलो अगर आपको ये नहीं भी आता ना, तो ये प्रश्न ऑप्शन से कर लेना था। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ऑप्शन एक ही उत्तर है, ऑप्शन ए। अब पहला ही ऑप्शन पुट करके देख लो,
मूलधन 4,000 दर 10%, तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा? साधारण ब्याज 1200 बनेगा, बिल्कुल सही। अगर मूलधन 4,000 दर 10% और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा? 840, ये भी सही है। तो सीधा ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन पुट करके। सबसे टाइम सेविंग क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 देखो, बिल्कुल आसान। अर्धगोला और शंकु का आयतन बराबर है, ऊंचाई h और त्रिज्या दोनों की r है, तो आर एच बताओ। देखो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। किसके बराबर दे रखा है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r कट गया। इधर कितना बचेगा? 2r बराबर h। h किसके बराबर आ गया? 2r। तो h किसके बराबर आएगा? 2r के। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 74 देखो, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करते, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 180/9 यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। ये निकाल दी। तो एक 280 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी? 280 प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी। इसके अंदर कुछ बच्चों ने ट्रेन की लंबाई नहीं जोड़ी यहाँ पर, ठीक है। ये लंबाई जोड़ो, कितना आएगा? 460, ठीक है। 460 मीटर है टोटल दूरी और स्पीड है 20 की। कितनी देर लगेगी? 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 सेकंड। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 74 का। प्रश्न नंबर 75 देखो, दो वस्तुएं जिसका प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 रुपये है, एक को 25% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर बेचा। लाभ क्या होगा? 25% लाभ का मतलब क्या होगा? 1/4, यानी कि 4 की चीज़ कितने में बेची थी? 5 की। दूसरे पर क्या है? 25% की हानि, यानी कि 4 की चीज़ कितने में बेची गई थी? 3 में। लेकिन इसने कहा कि भाई ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस। लेकिन इसने कहा कि सेलिंग प्राइस जो हो दोनों का बराबर है, तो इसको 3 से गुणा करो, इसको 5 से, तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस इसका 12, ये आएगा सेलिंग प्राइस 15। इसका कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस आएगा 15। ये बताना है। अब इसके अंदर ओवरऑल क्या रहेगा? ओवरऑल कितने में बेची है चीज़? टोटल 30 रुपये में, और खरीदी कितनी थी? 32 रुपये की। कितना का लॉस हो गया? 2 का, ठीक है। अब लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया 120, 15 का मान दे रखा है उसने 120, कितना गुना? 8 गुना। तो ये लॉस भी कितना हो जाएगा? 8 गुना। कितना का? 16 रुपये का लॉस। हमारे पास 2 रुपये का लॉस आया था, लेकिन जब हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? 15, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस दे कितना रखा? 120, 8 गुना दे रखा, तो लॉस भी 8 गुना हो जाएगा, 16। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 75 का। 76 नंबर का देखो, ये इंग्लिश का है। ये एक आदमी की सारी बात बता दी भाई। एक बारिश के अंदर बैठा, भूकंप आ रखा बढ़िया बड़ा, लेकिन ये अपनी मस्ती में गुम है, ठीक है। उसकी उम्र के हिसाब से वो कुछ ढूंढ रहा है, ऐसे कुछ बैठा है वो टेंशन में। तो इसके हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वो डरा हुआ है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं दे रखी। वो बारिश से नफरत भी नहीं कर रहा, और उसको पता है तूफान आ रखा है, मतलब वो कहीं विचारों में खोया हुआ है गहरा। ऑप्शन बी आएगा इसका। 77 नंबर देखो, थ्रो द टावल, इसका मतलब टू गिव अप, हार मान लेना। थ्रो द टावल क्या आएगा? टू गिव अप, हार मान लेना। ये पैराग्राफ बनाना आपको इनको जोड़कर। इवेंचुअली ही पास्ड विद गुड मार्क, ही स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट वन, ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेक्स्ट, हिज पेरेंट इनकरेज हिम टू ट्राई अगेन। देखो सबसे पहले तो फेल हो गया, उसके बाद उसके घर वालों ने कहा भाई दोबारा से ट्राई कर ले, फिर उसने दोबारा पढ़ा और लास्ट में क्या हो गया? पास हो गया। पप्पू पास हो गया, ये है इसके अंदर। पहले आएगी दूसरी स्टेटमेंट, फिर पहली, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये बताओ फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? बाय द टाइम वी अराइव्ड द रेन ब्लैंक। देखो ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? परफेक्ट आएगा पास्ट का। विल, ये देखो ऑप्शन हेड, देखो ये मत सोचो क्या आएगा यहाँ पे पास्ट, तो यहाँ पे भी पास्ट आएगा। तो तीनों प्रेजेंट फ्यूचर के, पास्ट में सिर्फ ऑप्शन डी दे रखा है, हैड स्टार्टेड। 80 नंबर देखो, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। किसका? समवन इज वॉचिंग एस। ये क्या हो जाएगा? वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 80 नंबर का। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी, और वो होता है इनएविटेबल। ऑप्शन ए। देखो करेक्ट स्पेलिंग मैंने हर बार करवाई है, और उसमें ये कहा कि आप वर्ड को पढ़ते खुद से लिखने की कोशिश करो एक बार स्पेलिंग। 4 ऑप्शन मत देखो, बस आप ये सोच लो कौन सा वर्ड दे रखा। इनएविटेबल खुद से लिख के देखो। 82 नंबर है, द पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, वो क्या होता है? पॉलीग्लॉट। क्या होता है? पॉलीग्लॉट। मैनी आ गया तो इसका मतलब पॉली आएगा, बहुत सारे, तो ऑप्शन में एक में ही पॉली वर्ड दिया है। इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन दे रखा है, ही सी आस्क्स मी इफ आई वाज फाइन। सी आस्क मी,
इसका मतलब है कि सी आस्क मी आर यू फाइन, ऑप्शन डी आएगा। आस्क अगर दे रखा तो ये हमेशा आस्क ही रहेगा, सैड बहुत कम होएगा, सैड तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आस्क देखिए डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट में भी आस्क ही आएगा। सैड का होता है से का सैड टू बन जाता है, लेकिन आस्क का आस्क रहेगा। से का सेज बनेगा, सैड का सैड रहेगा। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। लेकिन इसका एंटोनियम बताना है, वो क्या होगा? क्लियर। और ये दे रखा है डेफिनेट, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। एंटोनियम पूछा तो वो हो जाएगा डेफिनेट, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। 85 बताओ किस पार्ट के अंदर है? भाई पढ़ना ही नहीं है। इफ़ आई, यहाँ पे क्या आएगा? वर। ये तो बिल्कुल कॉमन रूल है। आई के साथ क्या है? इफ़ दे रखा तो आई वर यू, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है। अब यहाँ से हिंदी शुरू हो गई। युद्ध में मारे जाना, ये 90% बच्चों का गलत है। युद्ध में मारे जाना ये सारा गलत है। ऑप्शन बी उत्तर आएगा, खेत रहना। ऑप्शन बी उत्तर आएगा। 90% बच्चों का यह प्रश्न गलत है, प्रश्न नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87 है कि संबंध बोधक क्या है? भाई जो संबंध को बताए दो के बीच में, संबंध बोधन, और वो क्या है? भांति। ऑप्शन ए उत्तर आएगा इसका, भांति। 88 नंबर देखो, कौन सा एक युग्म नहीं है, यानी कि कौन सा एक गलत है वो बताना है। अन्न को अनाज भी बोलते हैं, अन्य मतलब दूसरा, ये बिल्कुल सही है। कपाट मतलब दरवाजा, कपट मतलब धोखा, ये भी सही है। अब देखो कई बच्चों को ये नहीं पता कर्पण मतलब कुछ जूस होता है या नहीं। अब ये ऑप्शन सी छोड़ दो, ऑप्शन डी पे आओ। पवन क्या होती है? हवा। पावन अपवित्र नहीं होता, पावन होता है पवित्र। ये तो आपको पता है ना पावन का, पावन क्या होता है? पवित्र। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन डी ही जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है? ऑप्शन डी। अव्ययी भावी समास किसके अंदर है? 1000 बार करवा चुका, अनुकूल, इस वर्ड का भी करवा चुका, यही शब्द 1000 बार। अनुकूल क्या होता है? अव्ययी भावी समास। डांडी, डांडी कैसा शब्द है? डांडी मारना देशज शब्द है हमारा, हम बोलते हैं ना मोटी भाषा में डांडी मारना, ऑप्शन सी। शंकर का संधि विच्छेद करो। शंकर, शम प्लस कर, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, शम प्लस कर। शम के नीचे हलंत आएगा। प्रश्न नंबर 92 कि इनमें से अविकारी शब्द बताओ कौन सा है? तो अविकारी शब्द जिससे कोई प्रभाव ना पड़े। देखो संज्ञा तो अविकारी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है ना, क्रिया अविकारी होगा, वो होगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, हो सकते हैं या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संज्ञा, क्रिया और विशेषण, सर्वनाम ये सारे अविकारी कभी नहीं होंगे। ऊँट किस करवट बैठता है ये बताओ? ऊँट किस करवट बैठता है, इसका क्या अर्थ होगा? परिणाम में अनिश्चितता होना। भाई क्या रिजल्ट आएगा? ऊँट किस करवट बैठेगा, हमें कुछ नहीं पता किधर बैठेगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 94 को देखो, इसमें से बहुवचन क्या है? वर्षा, जनता, आगे गुरुजन, तो वो क्या है? जनता। जनता क्या हो जाएगा? बहुवचन। अशुद्ध वाक्य बताओ। शीतल गन्ने का रस पीजिए, आजकल भ्रष्टाचार बाजार गर्म है, गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद है, उसका क्या? ये देखो शीतल गन्ने का रस पीजिए, ये जो शीतल जो शब्द है ये कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। गन्ने का शीतल रस पीजिए यानी कि ठंडा रस पीजिए। ठंडे गन्ने का रस नहीं होता, गन्ने का ठंडा रस होता है। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। 96 नंबर की कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होता? नहीं वाला बताना है। विधानवाचक भी होता, संदेहवाचक भी, विस्मयादि बोधक भी, लेकिन प्रेरणार्थक वाक्य नहीं होता। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आपने सारे नाम सुन रखे लेकिन प्रेरणार्थक वाक्य कभी नहीं सुना होगा। ऑप्शन सी। इसमें से तत्सम शब्द बताने हैं, यानी कि जो संस्कृत में भी सेम बोलते हैं, तो ये सारे तद्भव है, ये आएगा ऑप्शन ए। निपुण, पुष्कर, पक्षी और धर्म, ये सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। महाप्राण, महाप्राण होता है कोई भी जो है, जैसे कै, च और ट, इनका जो दूसरा और जो चौथा वर्ण है वो हमेशा महाप्राण होता है। अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। समझ गए? तो देखो दूसरा और चौथा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दिया ख और ग, बाकी में ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। अगर आपको नहीं भी आता ना तो आप खुद से देखो, ये वर्ण का पहला है, ट वर्ण का ये दूसरा है, ये पहला है, ये भी दूसरा है, ये त थ द का ये पहला है, ये दूसरा है,
लेकिन इसमें देखो ये दूसरा है और ये चौथा है कै वर्ण का, तो सबसे हटके क्या है, ये ऑप्शन डी वाला है हटके। निपात कौन सा नहीं है इनमें से, निपात इनमें से क्या नहीं है, तो वो आ जाएगा और, मतलब जिससे कोई वाक्य के अर्थ पर प्रभाव ना पड़े। जैसे तुम ही वही हो, ही जहाँ पे आएगा इसका मतलब 100% छोटी दे दिया, तुम भी वहाँ पर जाओ मतलब जोर दिया गया काम के लिए, आप तक पहुँच गया, और का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 100 देखो, इसमें अलंकार पूछा गया। मोर मुकुट सी चंद्रकनी त्यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अंकन सिए किए शेखर सतचंद। देखो मानो मनु जानो जनू, इसमें मनु आया है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ये हमारे 100% थे। पहला जो प्रैक्टिस जो पेपर हुआ था CET का 26 जुलाई को, पहली शिफ्ट का जो हार्ड बता रहे थे उसका हमने सारे 100 के 100 प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन बता दिया। और इसमें आपको 1 नंबर तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा गणित वाले का, लेकिन एक जो प्रश्न और था जीके का उसमें भी आपको मिल सकते हैं। लगभग 2 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एक ये प्रश्न था 24 नंबर वाला, एक इस प्रश्न में भी आपको ग्रेस मार्क्स शायद दे सकते हैं, शायद, या फिर उनको देगा जिसने ऑप्शन ए या डी में से कोई लगाया है उसको मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, जिसने बी और सी लगाया उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्लियर है आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर तो जरूर ही जरूर मिलेगा। 100 के 100 प्रश्न आपको करा दिए। अब देखेंगे हम चौथी शिफ्ट वाला जो सबसे हार्ड पेपर बता रहे हैं वो, और देखेंगे अब अगली क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।